नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ो लिखो समझो में। आज हम यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले जो 2 वीडियोस आए थे उन पर मैंने नंबर सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक के बारे में जानकारी दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनके लिंक दे दिए हैं, जाकर उन वीडियोज़ को देख लीजिए। चलिए अब इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बताऊंगा तथा उसके बाद हम लोग जानवरों पर आधारित क्वेश्चंस और भाग गुणा पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। रेशनल नंबर तथा इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जो वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं, अर्थात रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के समूह को रियल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा इरेशनल नंबर ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इसको लिखने का तरीका ऐसे रहता है कि यदि हम लोग 5/7 लिख दें, 3/2 लिख दें, 1/2 लिखते हैं, 10/5 लिख देते हैं या फिर सिर्फ 10 अगर लिखते हैं, तब भी ये रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके बट्टे में अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा माना जाता है कि इसके बट्टे में 1 रहता है। इस कारण से इसे रेशनल नंबर की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को रेशनल नंबर कहा जाता है। अब जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर में ऐसी संख्याएं आती हैं जैसे अगर 0.243 243 ऐसे करके आगे बढ़ते जा रही है तो इसको लिखने का तरीका रहेगा 0.243 और ये तीनों के ऊपर में बार। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं, बार वाली संख्याएं, इन्हें हम इरेशनल नंबर की श्रेणी में लाते हैं। इनके अलावा इरेशनल की श्रेणी में जो अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं अर्थात करणीगत संख्याएं, इन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे √3, √2, √5 ऐसी संख्याएं इरेशनल संख्या के रूप में आती है। जैसे इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है कि जो पाई होता है, पाई अर्थात जिसे हम लोग वृत्त की परिधि, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ इत्यादि सब निकालने हेतु हम लोग क्षेत्रमिति में जो प्रयोग करते हैं वह इरेशनल नंबर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद एसएससी और रेलवे के क्वेश्चंस में आने वाले एक और क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पर आधारित होता है। वो इस प्रकार होता है कि असेंडिंग का अर्थ होता है स्मॉल से लार्ज की ओर बढ़ना और डिसेंडिंग का अर्थ होता है कि लार्ज से स्मॉल की ओर बढ़ना। इस प्रकार अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसे आरोही क्रम कहा जाता है और डिसेंडिंग को हिंदी में अवरोही क्रम कहा जाता है। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आरोही अर्थात मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो हमारे तरफ आ रही है तो आएगी तब वो छोटा दिखेगा और आते समय जैसे जैसे हमारे पास आएगी तो वो बड़ा होते जाएगा, अर्थात आरोही अर्थात छोटे से बड़ा। और अगर हम लोग अवरोही का देखें तो अवरोही के लिए अगर आरोही छोटे से बड़ा है तो जस्ट उल्टा अवरोही के लिए बड़े से छोटा। इस तरह इन दोनों को हम लोग याद रख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानवरों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है जो रेलवे के अभी एनटीपीसी पेपर में आया था। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ गडेरिया अपने भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पाँव है और अगर सिरों की गिनती की जाए तो टोटल 60 है। तो इसमें अगर हम लोग समझे कि माना x गडेरिया है और y उसके भेड़ है, तब बोल रहा है कि अगर हम लोग उनके पैरों की गिनती करें तो पैर जो गडेरिया है उनके पैर कितने हैं, वो इंसान है तो इंसानों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर। तो उसके लिए x गडेरिया है तो x गडेरियों के कितने, 2 पैर। और y भेड़ है तो y भेड़ के लिए उनके भेड़ के पैर कितने होते हैं, 4 पैर। इस कारण से y में 4 का गुणा कर देंगे और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 230 पैर हो जाते हैं। तथा इसमें बोल रहा है कि सिरों की संख्या, एक्स गड़ एरिया है तो एक्स सिर
और y भेड़ है इसलिए y सिर, और दोनों का जो योग है वो 60 हो जाता है। इस प्रकार से हमें समीकरण 1 मिल जाता है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तब 2 को कॉमन निकाल के पक्षांतर करने पे x धन 2y बराबर 115 मिल जाता है। तो ये समीकरण 2 मिल जाता है। अब यदि समीकरण 2 में हम लोग समीकरण 1 को घटा देते हैं तो इसमें क्या होगा कि x और x कट जाएगा, 2y में 1y को घटाएंगे तो y बचेगा, और 115 में अगर 60 को घटाते हैं तो 55 बचेगा। ये आपका भेड़ का संख्या निकल गया। और ये y का मान समीकरण अगर 1 में रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा 60 माइनस 55 अर्थात x इक्वल टू 5। यहाँ पे हमें गडेरियों की संख्या 5 और भेड़ की संख्या 55 प्राप्त हो जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि तालाब में बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते आ जाते हैं। यदि वहां सिर की संख्या 24 और पैर की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि जो बगुले हैं उनके पास 2 पैर होता है और कुत्तों के पास 4 पैर होता है। इसलिए अगर सिर को गिने तो माना x बगुले हैं और y कुत्ते हैं। अगर सिर को गिनते हैं तो सभी के पास एक एक सिर रहेगा, तो टोटल योग सिरों का योग हो जाता है आपका 24। और अगर हम लोग x बगुले और y कुत्तों के लिए अगर हम लोग पैर को गिनते हैं तो 2 पैर बगुलों के पास और 4 पैर कुत्तों के पास होता है, इसलिए दोनों का योग करेंगे तो पैरों की संख्या हो जाती है 60। तब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह इसमें से 2 को कॉमन निकाल के इधर पक्षांतर कर देंगे तो x धन 2y बराबर 30 मिल जाता है। ये समीकरण 2 हो जाएगा और ये वाला समीकरण 1 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे तब x और x कट जाएगा, y में 2y में 1y घट जाएगा जिससे y मिलेगा और y इक्वल टू 30 माइनस 24 इक्वल टू 6। अतः इससे ये पता चलता है कि जो कुत्ते की संख्या है वो 6 है और बगुले की संख्या निकालने के लिए 24 में 6 को घटा देंगे तो मिल जाएगा 18। तो बगुलों की संख्या 18 तथा कुत्तों की संख्या 6। इसके बाद गुणा और भाग पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि अब ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या है जिसे 3 से गुणा करते हैं तथा उसमें 10 को घटाया जाता है, तब जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसको 7 से अगर भाग देते हैं तो 5 प्राप्त होता है। अर्थात क्या बोल रहा है कि माना कि x कोई संख्या है, उसमें हम लोग 3 का गुणा कर देते हैं और 10 को घटा देते हैं, तब इससे जो भी प्राप्त होगा उसमें अगर हम लोग 7 का भाग दे देते हैं तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो कितना है, 5 प्राप्त होता है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, 3x ऋण 10 और ये कोष्टक लग जाएगा। उसके बाद भागित का अर्थ होता है बटे 7 इक्वल टू 5। अब ये नीचे में भाग में है, जब उधर हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो 3x ऋण 10 बराबर की 7 पंचे 35। अब यहाँ पे जो 10 है वो ऋणात्मक है, अगर हम लोग उधर पक्षांतर करते हैं तो धनात्मक में हो जाएगा। तो 35 में ये 10 जुड़ जाएगा जिससे 3x का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा 45। और जब ये 3 जो गुणा में है उधर पक्षांतर करेंगे तो हमें भाग में प्राप्त होगा, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 45 बटे 3 अर्थात x इक्वल टू 15। यही वो संख्या है जिसमें अगर 3 का गुणा करते हैं तथा 10 को घटा देते हैं, अब जो परिणाम प्राप्त होगा उसमें 7 का अगर भाग देते हैं तो 5 प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोग एक ये क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें बोल रहा है कि किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाता है वैसा वैसा हमें करते जाना है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है, अब उस संख्या में क्या करने बोल रहा है, 8 का गुणा करने बोल रहा है, तो 8 का गुणा कर लेते हैं। अब 8 का गुणा करने के बाद इसको 4 से भाग देना है, तो
तो 4 से भाग दे दिया जाता है। अब इसके बाद इसमें जो भी प्राप्त होगा इस संख्या में मूल संख्या का 2 गुना घटाते हैं। तो मूल संख्या हमने क्या लिया था, x लिया था, इसका 2 गुना को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब क्या प्राप्त होगा यही पूछा है। तो अगर हम लोग 8x बटे 4 कर देते हैं, अब इसमें 2x को घटा रहे हैं तो यहाँ पे 4 एकम और 4 दूनी, यहाँ पे भी 2x प्राप्त होता है और यहाँ पे भी 2x ऋणात्मक में है, दोनों 2x आपस में कट जाएंगे, इस कारण से हमें परिणाम क्या प्राप्त होता है, 0। तो यही आपका आंसर रहेगा। इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए किसी संख्या में 5 का गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए तो कितना प्राप्त होगा, ये पूछा है। कोई संख्या माना x है, उस पे 5 का गुणा कर देते हैं, तो 5 का गुणा कर दिए, उसके बाद बोलता है कि 10 जोड़ा जाए, तो 10 को जोड़ देते हैं। अब बोलता है कि इससे जो भी फल प्राप्त होगा उसको 5 से भाग दे देते हैं, तब इससे जो भी फल प्राप्त होगा उसको 5 से भाग दे देते हैं। तो अब यहाँ पे से फिर से जो प्राप्त होगा उसमें हम लोग मूल संख्या को घटा देते हैं। तो मूल संख्या को घटाने पे हमें क्या प्राप्त होगा ये पूछा है। तो ये क्या आ जाएगा, 5x धन 10, अब ये भागित है इसलिए बटे 5 हो जाएगा। अब इतना में x को घटाना है, तो इसके बाद ये वाला भाग है और यहाँ पे बटे में क्या है, 1 है, तो इसका लस निकाल लेंगे, 5 लस आ जाएगा, 5x धन 10 और यहाँ पे 5 का गुणा हो जाएगा माइनस 5x, तो ये 5x प्लस में, ये 5x माइनस में आपस में कट जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 बटे 5, अर्थात 5 एकम और 5 दूने 2। अब इसके बाद ये सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो गए। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं जो आप प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में नंबर सिस्टम से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। वे सारे क्वेश्चंस किसी भी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जो नंबर सिस्टम रहता है उसमें मुख्यतः ये 5 प्रकार के टॉपिक आते हैं और इन्हीं के इर्द गिर्द घूमने वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो योग पर आधारित क्वेश्चन है, इनके लिए मैंने पहले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कराए थे और इसके बाद गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं। और इसके बाद आता है जानवरों पर आधारित क्वेश्चन। ये जानवर पर आधारित वाले क्वेश्चंस, जैसे कि कुछ जानवर दिए हैं और कुछ गड़ियारे दिए हैं, उन पर पैरों की संख्या और सिर की संख्याएं दी रहेंगी, तब हमें जानवर की संख्या और गड़ियारों की संख्या बतानी है। ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चन रहते हैं वो जानवर पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आज ही मैंने कराया। अब हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं वे हैं इकाई संख्या पर आधारित क्वेश्चन और शेषफल पर आधारित क्वेश्चन। तो इनमें से इकाई संख्या पर आधारित क्वेश्चन को मैं अभी बताने जा रहा हूँ और शेषफल पर आधारित क्वेश्चन के लिए इसके बाद जो आने वाला वीडियो है उसको देखिएगा। अगर हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना रहता है, हमें सिर्फ वही पढ़ना रहता है जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उससे संबंधित अगर हम इकाई संख्या से संबंधित क्वेश्चंस को देखें तो वे सिर्फ 2 ही आधार पर आते हैं। एक गुणनफल में इकाई संख्या ज्ञात कीजिए और एक घातांकों में इकाई संख्या ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल में इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए हमें किसी भी संख्याओं को दे दिया रहेगा जिसे हमें गुणा करके पता लगाना रहेगा कि उसका इकाई अंक कौन सा आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि 2 3 4 गुणा 5 6 7 गुणा 1 2 3 गुणा 5 4 9, ऐसे करके कोई संख्या दे दिया है। अब यहाँ पे हमें इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक में कौन सा अंक आने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे 234 का 567 के साथ गुणा करेंगे, फिर जो भी आएगा उसका 123 के साथ गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसके बाद 549 के साथ गुणा करेंगे। तो ऐसा करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसको हल करने के लिए सबसे आसान ट्रिक ये रहता है कि हमें केवल इकाई अंक चाहिए, तो सभी में का इकाई अंक को ले लेते हैं और इकाई अंक का आपस में गुणा करा देते हैं।
तो इसमें इकाई अंक है 4, इसमें 7, इसमें 3 और इसमें 9। 7 चौक 28, तो यहाँ पे 28 आ गया। अब यहाँ पे जो 8 आ रहा है उसका गुणा इसके इकाई अंक के साथ 3 के साथ करते हैं, तो 8 या 24, 24 में 4 इकाई आ रहा है। अब ये 4 का गुणा 9 के साथ करते हैं, तो 9 चौक 36, अर्थात अंत में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इसके लिए इकाई का अंक होगा 6। इसी प्रकार अगर हम लोग जोड़ में देखें तो इसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछता है, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 729 गुणा 357 गुणा 37 गुणा 21 गुणा 5 गुणा 222। अब इसमें हमें बताना है कि इकाई संख्या में कौन सा अंक आएगा। तो इसके इकाई के लिए सभी का फिर से केवल अंतिम डिजिट को ले लेते हैं और गुणा कर देते हैं। तो इसमें जब गुणा करते हैं तो एक बात यहाँ पे याद रखने वाली होती है कि अगर हम लोग 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा अंत में 0 आता है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 का गुणा 2 के साथ कर दें तो 10 आया। अब 10 के बाद यहाँ पे इकाई में 0 आ रहा है, तो 0 का गुणा चाहे हम किसी भी संख्या के साथ करें हमेशा इकाई में 0 आएगा। तो इसके लिए आंसर 0 हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में बेस्ट अप्रोच लाने के लिए एक तरीका देखते हैं जिसमें हम लोग यूनिट नंबर के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछा गया है 428 और 375 का गुणा, 321 और 999 का गुणा और 221 तथा 333 के गुणा। तीनों में इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे, तब क्या आंसर आएगा। ऑप्शन में ये चारों अंक दिए हुए हैं, इन चारों में से कोई एक इसका आंसर होगा। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट किसी भी ऑप्शन में सेम नहीं है, इस कारण से इसे हम लोग यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। इसमें अगर देखें तो 8 पंचे 40 हो जाता है, यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाता है और यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाता है। तो अगर हम लोग इसका यूनिट डिजिट 0, इसका यूनिट डिजिट 9 और इसका यूनिट डिजिट 3, तीनों में अगर हम लोग संक्रिया लगाते हैं तो 9 और 0 9 हो गया और 9 में अगर 3 को घटाते हैं तो 6 आ रहा है। अर्थात इसमें जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। इसलिए चारों ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 है उसे हम लोग टिक कर देंगे। ये डी ऑप्शन में आपका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका आंसर डी होगा। इसी तरह यूनिट डिजिट में एक गुणनफल का एक और क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार है। तो इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग केवल यूनिट नंबर्स का गुणा कर देंगे। 3, 8, 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 आ गया। यहाँ पे इकाई अंक 4 आ रहा है, यहाँ पे 7 है, तो 7 और गुणा 4 करेंगे तो 28 आ रहा है। अब यहाँ पे 8 आया तो 8 का गुणा 6 के साथ कर देंगे तो 8 छक्का 48 होता है। इस कारण से यहाँ पे अंतिम रूप से 48 आ रहा है जिसका यूनिट डिजिट 8 है। तो इसका आंसर यूनिट डिजिट में 8 आएगा। अब इसके बाद हम लोग घातांकी वाले क्वेश्चन में आते हैं। घातांकी वाले क्वेश्चन में एक ऐसे संख्या रहेगा जिसके घात में कोई और बड़ी संख्या दी रहेगी। अब उसमें हम लोग को बताना रहेगा कि उसके इकाई अंक में कौन सा अंक आएगा। इकाई संख्या से संबंधित जो घातांक वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए केवल 3 ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। उन ट्रिक्स को हम लोग कैसे व्युत्पन्न करते हैं उसको मैं बताने के लिए ये चार्ट लेके आया हूँ। इस चार्ट के माध्यम से आपको ये ट्रिक्स को समझने में ज़्यादा आसानी जाएगी। इस चार्ट में मैं यहाँ पे इकाई संख्या लिखा हूँ और यहाँ पे घात को लिखा हूँ। इसमें अगर किसी भी संख्या उसके इकाई में 1 है तो उसके घात में अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके जब आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें किस एक पॉइंट में रिपीटेशन स्टार्ट होता है उसको हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि अगर हम लोग 1 को लेते हैं तो यहाँ पे केवल 1 1 1 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में 1 रहेगा तो उसका इकाई अंक चाहे घात में कितना भी बढ़ा लो हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरह अगर 0 रहता है तो 0 में भी घात चाहे कितना भी बढ़ा लो हमेशा 0 ही आएगा।
अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक में 5 या 6 भी है तो उसके घात में चाहे कितना भी आगे बढ़ा लें हमेशा 5 ही आता है और 6 ही आता है। अब इसके बाद 2, 3, 7 और 8 के लिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि घात 1, 2, 3 और 4 तक परिवर्तित होता है, उसके बाद 5 से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि 2 के घात 1 में 2 रहेगा, 2 के घात 2 में 4 रहेगा, 2 के घात 3 में 8 और 2 के घात 4 में 16। तो इसके लिए 6 जो इकाई संख्या है वो रहेगा। अब उसके बाद जैसे ही 5 पहुंचते हैं तो 5 में फिर से 2 स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद 6 में 4 आ जाता है, ऐसे करके आगे रिपीटेशन बढ़ते जाता है। अब इसके बाद सेम 3 में भी वैसे ही 3, 9, 7 और 1 आता है, उसके बाद 5 से फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार 7 और 8 में भी हम लोग यही रिपीटेशन 4 के बाद देखते हैं। इसी तरह 4 और 9 के लिए अगर देखें तो 4 और 9 में क्या होता है कि अगर 4 के घात में कोई सम संख्या लगी है तब उसमें 6 आता है, और 4 के घात में अगर विषम संख्या है तो 4 आता है। जैसे विषम संख्या में 1, 3 और 5 के लिए अगर देखें तो 4 में 4, ये 4 और ये वाला में 4 आया है। जबकि अगर कोई सम संख्या लगी है 2, 4 या 6 लगी है तब यहाँ पे 6, 6 और 6 आता है। इसी तरह सेम 9 में भी होता है कि अगर 9 के घात में अगर विषम संख्या लगी है तो 9 आएगा, लेकिन अगर घात में सम संख्या लगी है तो 1 आता है। अब इसके बाद इसमें से जो निष्कर्ष निकले हैं उनको अगर हम लोग देखते हैं तो हमें 3 कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। वो 3 कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई संख्या में 1, 5, 6 या 0 है तब उसके घात में हम कुछ भी संख्या लगा दें, उसका जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट 1, 5, 6 या 0 ही होगा। अब उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम निकालते हैं कि अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में 4 है तब हम उसके घात को देखते हैं। अगर घात सम रहता है तब उसके जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा, जबकि अगर उसका घात विषम है तब उसका जो आंसर आएगा उसकी इकाई संख्या 4 होगी। जबकि 9 के केस में उस संख्या के घात में अगर सम संख्या लगी है तब उसके इकाई संख्या में 1 आएगा, और अगर विषम संख्या लगी है तब 9 आएगा। इसी तरह अगर किसी क्वेश्चन के इकाई संख्या में 2, 3, 7 या 8 है तब उस संख्या के घात में अगर कोई संख्या लगी है उस संख्या को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, और भाग देने के पश्चात उसमें जो शेषफल बचता है उस शेषफल को इन इकाई संख्या के घात में लगा देते हैं, और उसके बाद हल करने पर जो इकाई संख्या आती है वही आपके आंसर का यूनिट डिजिट होगा। नंबर सिस्टम टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चन से हमें यह अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़े हैं उन कॉन्सेप्टों का प्रयोग किस टाइप से करेंगे। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसके इकाई संख्या में 0 है, और हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में 0 है उसके घात में कोई भी संख्या लगा दें, उसका जो आंसर आएगा उसके इकाई संख्या में हमेशा 0 रहेगा। तो इसके लिए हम लोग ये समझते हैं कि 120 का 212 बार अगर हम लोग गुणा करते हैं तो जो भी आंसर आएगा उसके इकाई संख्या में 0 आएगा। इसी तरह ये वाले क्वेश्चन के लिए 441 में घात में 29 लगा है, तब हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के इकाई में 1 है तो उसके घात में हम लोग कुछ भी संख्या लगा दें, हमेशा जो भी आंसर आएगा उसके इकाई संख्या में 1 ही आएगा। तो इसके लिए भी जो आंसर आएगा उसका इकाई संख्या में 1 आएगा। अब यहाँ पे इकाई संख्या में 2 दिया है, तब इस क्वेश्चन 272 के घात 962 में हम लोग 2 के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 के घात में क्या लगा है, 962 लगा है। तो 962 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से जब भाग दिए तो 240 बार गया और 2 शेष फल बचा।
तो ये जो 2 शेषफल बच रहा है इसको हम लोग ये इकाई संख्या के घात में लगा देते हैं। तो 2 के घात में अगर हम लोग 2 लगाते हैं तब आंसर क्या मिलता है 4। अर्थात इसका मतलब ये है कि 272 का गुणा अगर हम लोग 962 बार करते हैं तो जो भी आंसर आएगा उसका इकाई संख्या 4 होगा। इसी तरह 543 के घात में 321 है, तब 3 के घात के लिए भी हम लोग यही वाला ट्रिक अपनाएंगे। तो 321 को हम लोग 4 से जब भाग देते हैं तो 4 अट्ठे 32 और 4 शून्य शून्य बार गया और एक शेषफल बचा। तब ये जो एक रहेगा उसको हम लोग 3 के घात में 1 लगा देते हैं तो इसका आंसर आएगा 3। अर्थात जब 543 का 321 बार गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगा उसका इकाई संख्या 3 आएगा। इसी तरह अब ये वाले कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 इकाई संख्या में है। तो 4 वाले के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अगर संख्या के इकाई में 4 है और उस संख्या के घात में कोई भी संख्या लगा है तब उस संख्या के सम और विषम पर जो आंसर आएगा उसका इकाई संख्या आधारित होता है। तो अगर सम है तब इसका इकाई संख्या 6 आएगा और अगर विषम है तो इसका इकाई संख्या 4 आएगा। अब इसके आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं। इन उदाहरणों में हम लोग देखते हैं कि 125 के घात में 25 दिया है, तो 125 के इकाई संख्या में 5 है। तो 5 के लिए मैंने बताया था कि जो इकाई संख्या में 5 वाला रहता है उसके घात में चाहे कोई भी संख्या लगा दो, हमेशा उसके आंसर के इकाई संख्या में 5 ही आता है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो इसका जो भी आंसर आएगा उसके इकाई संख्या में 5 आएगा। इसी तरह ये 36 वाले के लिए भी हम लोग यही नियम लगाते हैं, तब इसका जो भी आंसर आएगा उसके इकाई संख्या में 6 आएगा। अब यहाँ पे 7 और 8 वाले के लिए हम लोग नियम जानते हैं कि इसका जो भी घात है उसके घात को 4 से भाग देते हैं और शेषफल को इस संख्या के इकाई संख्या में लगा देते हैं और जो भी इसका गुणनफल आता है वही इसका आंसर होता है। तब इसके लिए अगर हम लोग देखें 77 के घात 95, तब 95 को हम लोग 4 से भाग दे देंगे तब 23 बार में ये 92 तक जा रहा है और 3 शेषफल बच रहा है। तब ये जो 3 रहेगा उसको हम लोग 7 की घात में लगा देंगे, तब 7 के घात में 3 अर्थात 7 का गुणा 7 के घात में 3 अर्थात 7 का गुणा 3 बार कर देंगे। तब 7 का गुणा अगर हम लोग 3 बार करते हैं तो 7 सत्ते 49 हो गया और 49 में जो 9 है उसका गुणा 7 के साथ करते हैं तो 63 हो गया। तो अर्थात यहाँ पे अंतिम रूप से 3 आंसर आ रहा है। तब हम लोग कह सकते हैं कि 77 के घात 95 को जब हल करेंगे तब यहाँ पे जो भी संख्या आएगा उसका इकाई संख्या 3 होगा। इसी तरह 98 के लिए 221 को 4 से भाग देने पे 4 पंचे 20 आ रहा है। अब उसके बाद 21 बचा तो 4 पंचे 20 आया, इसमें एक शेषफल बच रहा है। तो ये जो एक शेषफल बचा है उसको यहाँ पे 8 के घात में लगा देते हैं तो ये लगेगा 8 के घात में, तो आंसर आपका क्या आएगा 8 आएगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो भी आंसर आएगा उसमें अंतिम रूप से इकाई संख्या 8 रहेगी। अब इसके बाद यहाँ पे 9 वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो 9 वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम में 9 है और उसका घात सम संख्या है तब इसका जो आंसर आएगा उसका इकाई संख्या 1 रहेगा। जबकि अगर किसी संख्या के इकाई में 9 है और उसका घात विषम है तब उसके इकाई संख्या में 9 आएगा। तो इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि किसी भी संख्या के इकाई संख्या में कौन सी संख्या रहती है तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें से आप लोग का जो कंफ्यूजन रहेगा वो आराम से दूर हो जाएगा। इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि जैसे 1260 के घात में 85 दिए हैं तब इसकी इकाई संख्या में क्या है 0 है। तो 0 वाले के लिए हम लोग जानते हैं कि घात में कुछ भी रहे आंसर जो भी आएगा उसका इकाई संख्या 0 रहेगा। तो यहाँ पे जो भी आया उसका इकाई संख्या 0 है तो इसका आंसर के लिए 0 रहेगा। वैसे ही यहाँ पे इकाई संख्या 1 है तब 1 के घात में भी चाहे कुछ भी रहे हमें वो कोई मतलब नहीं,
सिर्फ आंसर क्या लेना है, इसका इकाई संख्या 1 रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं 3 है, 3 की 123 के घात में 28। तब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं कि 28 को जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 7 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है और यहाँ पे शेषफल के रूप में कुछ नहीं बचता, शून्य बचता है। तब इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो 7 रहता है इसको हम लोग एक कम बार भाग देते हैं। तब जैसे कि 28 को हम लोग 4 से भाग दिए, तब इसको हम लोग 7 बार ना लेके 6 बार लेते हैं, एक कम कर देते हैं और 6 चौक 24 तक गया। तब इसमें शेष क्या बचा, 4 बचा। तो ये 4 को हम लोग इसके इकाई संख्या में लगा देते हैं। तो 3 के घात में 4 अगर लगाए तो इसका अर्थ रहता है कि 3 का गुणा 4 बार रहेगा। तो 4 बार जब गुणा करते हैं तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यहाँ पे 7 आ रहा है तो 7 तिया 21, अर्थात 1 आपका आंसर आएगा। तो इसमें जो भी आंसर आएगा उसका इकाई संख्या क्या रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरह इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके इकाई संख्या में क्या है, 2 है और 2 के लिए हम लोग जानते हैं कि 4 का भाग देंगे घात में। अब इसमें 64 में अगर हम लोग 4 का भाग दे देते हैं तो ये पूरा भाग चल देता है 16 बार में। अब हम लोग यहाँ पे जैसे 6 बार भाग दिए थे वैसी ये 16 को भी एक कम कर देंगे तो 15 बार इसका गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 60 आ जाता है। तो 64 में 60 को घटाए 4 शेषफल बचा। ये 4 को आपको किस में लगाना है, ये 2 के घात में लगाना है। तो ये 2 के घात में अगर 4 को लगाते हैं तो इसका मतलब ये रहता है कि 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, अर्थात जो भी आंसर आएगा उसका इकाई संख्या 6 रहेगा। इसलिए अगर 252 के घात में 64 को हल करते हैं तो इसका जो भी आंसर आएगा उसका इकाई संख्या 6 रहेगा। इससे आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर घात में अगर शेष 1, 2, 3 बचता है तब हम लोग क्या लगाएंगे, और अगर घात को 4 से भाग देने पर शून्य शेष बचता है तब हम लोग क्या लगाएंगे। अब हम लोग इसके बाद और उदाहरण देखते हैं। इन क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि 31 के घात में 8, 32 के घात में 9, 33 के घात में 10, 34 के घात में 11, 35 के घात में 12, अब सभी का योग कर दिया गया है। तब हमें बताना है कि जो भी आंसर आएगा उसका इकाई संख्या क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 31 के इकाई में 1 है और 1 के घात में कोई भी संख्या रहे, हम लोग का जो आंसर आता है उसका इकाई संख्या हमेशा 1 आता है। तो इसके लिए हम लोग 1 इकाई संख्या हुआ। अब इसके बाद ये 2 वाले के लिए इसका जो घात रहेगा उसको 4 से भाग देना है और शेष फल को 2 के घात में लगा देना है। तो 4 से जब 9 को भाग दिए तो 2 बार में 8 तक गया और 1 शेष फल बचा, तो वो 1 को 2 के घात में लगाएंगे तो 2 के घात में 1 आया। अब इसके बाद ये 3 वाले के लिए सेम कंडीशन, तो घात को 4 से जब भाग दिए तो 10 को अगर 4 से भाग देते हैं 8 तक गया और उसके बाद 2 शेष फल बचता है तो 3 के घात में 2 को लगा देते हैं। अब इसके बाद 4 के लिए क्या कंडीशन था कि अगर घात सम है तो 6 आएगा और विषम है तो 4 आएगा। तो घात में क्या है, विषम है, तो विषम के लिए क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद 5 है, तो 5 वाले के लिए हम लोग जानते हैं कि घात में कुछ भी रहे हमेशा जो भी आंसर आएगा उसका इकाई संख्या 5 रहेगा, तो इसका 5 आएगा। अब इन सब को सॉल्व करने पे ये 1 आ गया धन, 2 आ गया धन, 3 तिया 9 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे 4 आ गया और ये 5 आ गया। तो 5 4 9, 9 दूनी 18, 2 20 और 1 21। इसका मतलब है कि जो भी आएगा उसका इकाई संख्या क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है कि 212 के घात में 72 गुणा 313 के घात में 72 गुणा 414 के घात में 72। तब इसको बनाने के लिए हम लोग 212 2 है तो 2 के घात में 72, 72 को हम लोग 4 से भाग दिए तो 18 चौक 72 यानी कि पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब यह है कि इसका 1 कम करेंगे 17 बार, 17 चौक 68
68 में 4 शेषफल बच रहा है, तो 2 के घात में हम लोग 4 को लगा देंगे, तो 2 के घात 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 6 इकाई एक संख्या आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या आता है, 6 इकाई संख्या। अब इसके बाद 3 है, तो 3 के घात में 72, सेम जैसे इसके लिए किए, इसको जब भाग देंगे तो शेषफल 4 बच रहा है, तो 3 के घात में अगर 4 को लगाते हैं तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अर्थात इसके इकाई संख्या में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका गुणा और 1। अब इसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 के घात में अगर सम संख्या रहता है तो इसका जो इकाई संख्या रहता है वो 6 आता है। तो यहाँ पे आया 6 गुणा 1 गुणा 6, तब 6 छक्का 36, अर्थात यहाँ पे जो इकाई संख्या आएगा उसका मान 6 होगा। इस तरह से जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वे सभी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करके आप लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वो बेल आइकन को जरूर दबा दें।